मैं हूं ललित और एग्जाम फंडा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र की। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक साथ लेके चलेंगे। घटना चक्र में हम साइंस टेक, अपना जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है, इसको हम कवर करेंगे और बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे समझने के साथ। सबसे पहला चैप्टर चैप्टर वाइज चलेंगे हम। सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट आप जानते हैं, जैसे अलग अलग यूनिट होती है। जैसे डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, ठीक है। वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकंड में। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है? यूनिट्स होती हैं। तो दुनिया में क्या है, एक्चुअल में साइंटिस्ट ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन किया है। याद रखिएगा, फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है? 7 होती है। इन्हीं यूनिट से मिलकर बाकी की यूनिट बनी होती है। जो बाकी की यूनिट होती है, उन यूनिट्स को हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। तो हमारी टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट है। जैसे लेंथ को हम लिखते हैं मीटर में, मास को हम लिखते हैं किलोग्राम में, टाइम को हम लिखते हैं सेकंड में, टेम्परेचर को लिखते हैं केल्विन में, लुमिनियस इंटेंसिटी जो चमक होती है जैसे हमारे बल्ब की, एलईडी की, उसे कैंडिला में। और इनके सिंबल पे भी ध्यान देते चलिएगा। कैंडिला का स्पेशली सीडी होता है, ठीक है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में लिखते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना, कहीं कितना सब्सटेंस है तो उसको हम लिखते हैं मोल में। तो टोटली हमारी क्या होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इसके बाद जितनी भी हमारी क्वांटिटी होती है वो सारी हमारी क्या होती है? डेराइव्ड क्वांटिटी होती हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? डेराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से बनी है, ठीक है। तो हम डेराइव्ड क्वांटिटी की शुरुआत करते हैं। जैसे डेराइव्ड क्वांटिटी आपने पढ़ी है, जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से जो बहुत सारी जो क्वांटिटी है, हजारों जो क्वांटिटी है, वो सब हमारी क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है। बस टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 को 7 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा। तो टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग विच इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? फोर्स बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी बिल्कुल नहीं, वर्क बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रिक करंट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? तो आप पावर के बारे में आपने सुना होगा कि पावर को नापते हैं वॉट में। पावर को नापते हैं वॉट में, और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है पावर का फॉर्मूला? वर्क अपॉन टाइम होता है। और वर्क को किस में नापते हैं? तो वर्क को लिखते हैं भैया जूल में। और टाइम को किस में लिखते हैं? तो टाइम को लिखते हैं सेकंड में। तो आप पावर को जो है जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं। पावर को क्या बोल सकते हैं आप? जूल पर सेकंड। और यूनिट क्या होती है इसकी? ऐसा यूनिट वॉट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वही इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? तो वॉट है हमारी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की खोज जिसने करी, उसी ने अपने नाम पर उसकी यूनिट को रख दिया गया। तो फोर्स की खोज करी न्यूटन ने, तो उसी के नाम पर रख दिया गया फोर्स का फॉर्मूला, ऐसा यूनिट न्यूटन। याद रखिएगा पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत बच्चों को एक्सेलरेशन में कंफ्यूजन रहता है। तो एक्सेलरेशन आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो आप अपनी बाइक चलाते हैं तो बाइक को जो एक्सेलरेटर होता है ना, वो किसके काम में आता है? वेलोसिटी बढ़ाने के या घटाने के। तो वही है एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और अभी मैंने बताया मास को किस में नापते हैं? तो मास को हम नापते हैं केजी में। और एक्सेलरेशन को किस में नापते हैं? उसको नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहां से क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा फोर्स का फॉर्मूला। और हम इसे क्या लिख देते हैं? न्यूटन लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन होता है दोस्तों, जो न्यूटन होता है वो किसके बराबर होता है? तो वो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है? तो जूल होती है। बहुत आसान है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन करो। अगला हमसे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का आना जाना, ऐसे याद रखना। जैसे कोई चीज गई और कोई चीज आई, ठीक है। जैसे कोई चीज गई और कोई चीज आई, कोई चीज गई और कोई चीज आई, ये जो आना जाना, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इसको किस में नापते हैं फ्रीक्वेंसी को? तो इसको नापते हैं हर्ट्ज में। HERTZ, हर्ट्ज। और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HZ। ये हमारी होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टी होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो इसको भी याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनमें से क्या है जिसको हम हर्ट्ज में नापते हैं? तो भाई फ्रीक्वेंसी है जिसको हम हर्ट्ज में नापते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो टर्म है भाई, जो गीगा हर्ट्ज हम सुनते हैं, ये किसका इंडिकेटर है? देखो भाई, गीगा जो होता है ना, गीगा गीगा एक अलग चीज है और हर्ट्ज एक अलग चीज है। तो हर्ट्ज के आगे हमने गीगा लगा दिया, एक्चुअल में है तो हर्ट्ज का ही गीगा, ठीक है ना। तो ये किसके लिए होगा? फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। तो अब गीगाहर्ट्ज इज द इंडिकेटर ऑफ विच फीचर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर में अगर हम इसे लिख रहे होते हैं गीगाहर्ट्ज को, तो गीगाहर्ट्ज कंप्यूटर में स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी।
रजिस्टिविटी देखो एक्चुअल में ऐसा होता है, फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो ये जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं रो। ये जो रो है ना, रो जिसको रो बोलते हैं, यही होता है हमारा रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी ठीक है, यही हमारा रजिस्टिविटी है। और ये जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम होती है, ओम। और इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल ये होता है, इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है रेजिस्टेंस की। तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है ओम, OHM, ओम। वही रजिस्टिविटी की अगर हमसे कभी ऐसा यूनिट पूछता है रजिस्टिविटी की, तो रजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। तो याद रखिएगा रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। तो हमारे इस ऑप्शन में कहीं ओम मीटर दिखाई दे रहा है हमको, तो इस ऑप्शन में हमको कहीं नहीं दिख रहा, तो हमारा आंसर इसमें कोई सा नहीं है। आप अपना लिख लीजिए कि इसका आंसर होगा भाई ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? प्यारा सा सवाल कि ओम मीटर किसकी यूनिट है? अभी बताया पीछे, रजिस्टिविटी की। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड को किसमें नापते हैं? तो आपने टेस्ला कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को किसमें नापते हैं? टेस्ला में नापते हैं। ठीक है, टेस्ला। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टेस्ला। अच्छा याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला? अब टेस्ला जो है किसके इक्विवेलेंट होगा? तो टेस्ला हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये हमारा होता है टेस्ला। टेस्ला, टेस्ला याद रहेगा, टेस्ला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच आइडेंटिटी। तो क्या दे रखा है? जैसे पावर ऑफ लेंस डायप्टर में नापते हैं, प्रेशर को पास्कल में नापते हैं, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस की एक्टिविटी को क्यूरी में नापते हैं, और हीट। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, एक्टिव सब्सटेंस को क्यूरी में नहीं नापते, ये गलत है। हीट को किस में नापते हैं? हीट को जूल में नापते हैं, हीट को जूल में नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज और याद रख लीजिएगा कि जो रेडियो एक्टिविटी वाला पॉइंट है, तो द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैक्यूरिल। बैक्यूरिल में नापते हैं भाई, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये हेनरी बैक्यूरिल थे, उनके नाम से ये आया है। क्यूरी, क्यूरी एक ओल्ड यूएस यूनिट है, ये भी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था इस क्वेश्चन में। ये भी हालांकि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है, पर अब जो कौन सी यूज होती है वो होती है बैक्यूरिल इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमसे क्या कह रहा है? लाइट ईयर, लाइट ईयर किस लिए नापा जाता है? तो भाई साहब लाइट को, लाइट, लाइट आप जानते हो ना, रोशनी। तो रोशनी को, लाइट को एक साल में, लाइट जो है एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लाइट यहां से चली अपने घर से और एक साल तक चलती रही चलती रही चलती रही, और चलते चलते जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही कहलाता है लाइट ईयर। तो एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं डिस्टेंस। हम देख रहे हैं कि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे लाइट ईयर बोलते हैं। तो इसलिए हमारा लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे वही बता रहा है, तो हम बता देंगे बड़े प्यार से कि लाइट ईयर क्या है? वो डिस्टेंस जिसे लाइट जो है एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर? तो भाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस लाइट ईयर में क्यों मेजर होती है? क्या इसका कारण रहा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो बहुत दूर दूर होती हैं। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत दूर दूर है, पहली बात। दूसरी बात, जो लाइट है, चाहे वो, जब वो लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल करती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम सेम रहता है। तो अगर मीडियम सेम रहता है तो लाइट की स्पीड भी सेम रहती है। इसलिए अगर हम ऑप्शन देखें तो डिस्टेंस अमंग द स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, नहीं, डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, ग्रेविटी क्यों नहीं चेंज हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, हमारे हाथ में नहीं है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, नहीं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल ये कारण नहीं है कि हम लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जो कारण बताया चौथा कारण, वही हमारा कारण होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अ पारसेक, जो कि यूनिट है डिस्टेंस की, जो यूज होती है टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार्स इन द स्काई, इज इक्वल टू। देखो ये जैसे ये एक स्टार है, ये दूसरा स्टार है, इनके बीच की दूरी को हम लाइट ईयर में भी यूज करते हैं, लाइट ईयर।
अब लाइट ईयर भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि ये 1,000 लाइट ईयर या 10,000 लाइट ईयर या 50,000 लाइट ईयर, ऐसे 1 बिलियन लाइट ईयर, इस तरीके से दूरी होती है। इसलिए हमने एक और बड़ी यूनिट बनाई, जिस बड़ी यूनिट को हमने क्या बोला, पारसेक बोला। तो पारसेक भी किसके काम में आती है, जो बड़ी बड़ी दूरी होती है उनको नापने के काम में आती है। तो 1 पारसेक किसके इक्वल होता है, 3.25 लाइट ईयर के इक्वल होता है। भाई मेरे, अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे हो तो इसको रट लो कि 1 लाइट ईयर दोस्त किसके इक्वल होता है, तो इक्वल होता है मेरा 3.25 लाइट ईयर के। ठीक है, 1 पारसेक, सॉरी, 1 पारसेक किसके इक्वल होता है, ये इट इज 1 पारसेक नॉट लाइट ईयर। तो 1 पारसेक किसके इक्वल होता है, तो 3.25 लाइट ईयर के इक्वल होता है, रट लो। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि पारसेक किसके काम में आता है, पारसेक इज अ यूनिट ऑफ व्हाट, पारसेक किस चीज की यूनिट है, तो पारसेक डिस्टेंस की यूनिट है। तो फट से आंसर मार देंगे डिस्टेंस और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इट इनटू इंच। यार ये तो बचपन से सुनते आ रहे हो कि अगर आपको सेंटीमीटर को अगर आप 0.39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंच, तो हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड अप्रोक्सीमेटली इन द नैनोमीटर। देखो ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में तो कभी नहीं पूछता, ठीक है, पर फिर भी अगर आपको नैनोमीटर में बताना है तो आपको 6, पहले तो 6 फीट टॉल जो लिख रहा है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, है ना, 6 फीट टॉल लिख रहा है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। और आप जानते हैं कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है भैया 10⁹ मीटर। तो अगर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया 6 फीट को, तो कन्वर्ट करेंगे सिंपल, क्या होता है कि 1 फीट जो होता है उसमें होता है 0.305 मीटर, एक फीट में। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 6 फीट की, तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसका 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.305 से, ठीक है, और पावर क्या कर दूंगा यहाँ पर, 10⁹ ठीक है, और ये आ जाएगा किसमें, नैनोमीटर में। सिंपल है, इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, अभी मैंने बताया कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, 10⁻⁹ ठीक है। अच्छा, मीटर के इक्वल होता है, ध्यान देना यहाँ ऑप्शन में कहीं भी मीटर नहीं है, यहाँ सब जगह क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो इसलिए कन्वर्ट करना भी सीख लो कि 1 नैनोमीटर मैंने बताया कि ये होता है 10⁻⁹ मीटर। अब 1 मीटर के बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आप इसे लिख सकते हो 10⁻⁹ इंटू 100 का मतलब होता है 10⁻², मतलब 10⁻⁹ इंटू इसको लिख सकते हो आप 10⁻²। तो -9 और +2 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻⁷ सेंटीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन कि एम्पियर किसकी यूनिट होती है, तो एम्पियर हमारी किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। फंडामेंटल यूनिट है एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की। आगे कह रहा है कि मेगावाट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ पावर विच इज, अच्छा मेगावाट, हम जो है पावर की यूनिट अभी हमने समझी थी पीछे कि वॉट होती है पावर की यूनिट, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। अगर मैं बोलूं कि 10⁻³ वॉट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ कितना होता है, किलोवाट होता है, क्या होता है, किलोवाट। 10⁻³ क्या होता है, किलोवाट होता है। वहीं अगर मैं बोलूं कि 10⁻6 वॉट, तो ये होता है मेगावाट, मेगावाट, मेगावाट। तो ये होती है मेरी एनर्जी, ठीक है ना, ये एनर्जी है कितनी है, 10⁻6 वॉट है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि 10 मेगावाट में हम एनर्जी कब देख रहे होते हैं, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज, मेगावाट जो है किसकी यूनिट मेजर करने के काम में आता है, तो मेगावाट जो है हमारा, हम इतनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, नहीं इतनी एनर्जी तो हम नहीं कंज्यूम कर पाएंगे। इतनी एनर्जी हम ट्रांसमिशन में लॉस कर देंगे तो भाई हमारा बहुत घाटा हो जाएगा। इतनी एनर्जी हम बचाएंगे क्यों भाई, कितनी एनर्जी, 10⁻6 वॉट हम क्यों एनर्जी बचाएंगे, तो इतनी एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, इतनी एनर्जी हम जनरेट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इतनी एनर्जी जनरेट करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे कि मैच करनी है, क्या मैच करनी है, फिजिकल क्वांटिटीज, किससे, उनकी यूनिट से। अभी मैंने बताया कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। वर्क डन की क्या होती है, जूल। और इम्पल्स की क्या होती है, न्यूटन सेकंड। यहाँ पे उल्टा मार्क हो गया, इम्पल्स की क्या होती है, न्यूटन सेकंड। फोर्स की होती है न्यूटन,
इम्पल्स की होती है न्यूटन सेकंड और वर्क की होती है जूल। अच्छा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या पता है कि इम्पल्स क्या होता है, या फिर चलो मैं ही बता देता हूँ इम्पल्स क्या होता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है, फोर्स लगती है बहुत कम समय के लिए, वेरी लिटिल टाइम, बहुत कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए जब एक फोर्स लगती है किसी एक बॉडी के ऊपर, तो वो जो फोर्स है इनटू जितने टाइम के लिए लगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो ऐसी फोर्स जो बहुत कम समय के लिए लगे किसी बॉडी के ऊपर, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो इसीलिए क्या होता है इम्पल्स का फॉर्मूला, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसा यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी ऐसा यूनिट सही नहीं है। वर्क की जूल बिल्कुल होती है, फोर्स की न्यूटन बिल्कुल, मास की केजी 100%, प्रेशर की डायन नहीं भाई, प्रेशर की डायन नहीं होती, डायन जो होती है वो फोर्स की होती है। देखो ऐसा होता है कि 1 न्यूटन जो है ना, एक 1 न्यूटन बाबा को 10 की पावर 5 डायन से लड़ना पड़ता है जीतने के लिए। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डायन के। इसका मतलब ये है कि डायन जो है वो फोर्स की यूनिट है, डायन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है हमसे, यूनिट है और उनकी क्वांटिटीज हैं। वॉट किसको नापते हैं, वॉट में पावर को नापते हैं, ठीक है। नॉटिकल माइल्स जो हमारा वाटर में जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब वाटर में जो स्पीड होती है, तो स्पीड ऑफ शिप। कैलोरी किसको नापते हैं, हीट को। और नॉट नेविगेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, वही मैच करना है भाई साहब। जूल तो रट लो, जूल, जूल किसकी यूनिट है, वर्क की। एम्पियर किसकी है, करंट की। वॉट किसकी है, पावर की। वोल्ट किसकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि हमारा जो ट्रैक्टर है भैया वो 60 हॉर्स पावर का है, ऐसे बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं गाँव में कि हमारा ट्रैक्टर 45 हॉर्स पावर का है। तो अब कितने वॉट में होगा, अगर 60 हॉर्स पावर का कोई चीज है, कोई व्हीकल, तो वो कितने वॉट की होगी। तो क्या करते हैं, उसको 746 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 746 से आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जैसे ही 746 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसमें आ जाएगा, आपका वॉट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही नहीं है। नॉट क्या मेजर ऑफ स्पीड है, या नॉटिकल माइल, यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन। अच्छा, यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया। ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर जो नॉट दे रखा है, नॉट, नॉट जो इस्तेमाल होता है, इसको रट लो। नॉट जो होता है वो स्पीड ऑफ शिप, शिप की स्पीड के लिए होता है। नॉटिकल माइल्स नेविगेशन, उन्होंने यहाँ नेविगेशन लिख दिया बेसिकली, पर ये डिस्टेंस होता है, एक्चुअल में नेविगेशन ही है उसका मतलब, पर इसे डिस्टेंस अगर लिखते तो बच्चे के लिए बहुत आसान होता। बाकी तो हमने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो हमारा नॉट सही है, हाँ भैया सही है, नॉट है स्पीड ऑफ शिप। नॉटिकल माइल सही है, नॉटिकल माइल होता है डिस्टेंस, पानी में जब हम डिस्टेंस नापते हैं। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ये होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ नापते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं ए नॉट, ये बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के। तो इसमें अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा था कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, ना भाई टाइम थोड़ा मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ वॉट, तो किसकी यूनिट है, अभी हमने देखा कि एंगस्ट्रॉम में हम किसको नापते हैं, वेवलेंथ को नापते हैं। इसे रट लेना कि एंगस्ट्रॉम में आप किसको नापते हैं, तो आप उसे में नापते हैं वेवलेंथ को, तो आंसर आ जाएगा हमारा वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम में हम वेवलेंथ को नापते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि मैच करनी है क्वांटिटी 1 को क्वांटिटी 2 से। तो देखो वेवलेंथ किस में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। प्रेशर को किस में नापते हैं, पास्कल में, ठीक है। एनर्जी को किस में नापते हैं, जूल में। याद रखना भाई कि वर्क की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। मतलब एनर्जी और वर्क एक ही चीज है लगभग। ऐसा होता है ना, जैसे तुम अपने घर से चले, तुमने कहा भैया मैं जब अपने घर से चला तो मेरे पास थी 500 जूल एनर्जी। क्या बोलोगे तुम, 500 जूल एनर्जी। भैया आपके पास आते आते चलते चलते मेरे पास जो बची वो 200 जूल एनर्जी बची। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो मैंने कहा बेटा तुमने कितना काम किया, तो भैया जो बच गया ना डिफरेंस 300 जूल, ये जो 300 जूल है ना, इतना ही मैंने काम किया। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वर्क होता क्या है, तो वर्क होता है चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में जो बदलाव है ना वही हमारा वर्क होता है।
कितनी एनर्जी मेरी लॉस हो गई, कितनी एनर्जी मेरी यूज हो गई, वो जो यूज्ड एनर्जी है ना, वो जो लॉस एनर्जी है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसी एनर्जी को वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीड को किस में नापते हैं, तो स्पीड को नापते हैं मैक में। सारे ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या नाम से कि जूल का जो संबंध है वो एनर्जी से है, उसी तरीके से पास्कल का संबंध किससे है, तो प्रेशर से है। पास्कल का संबंध किससे है, प्रेशर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है, तो भाई देखो माइक्रोन जो है वो माइक्रोमीटर को बोलते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के। ये याद रखिएगा, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर के। और ऑप्शन में हमको क्या दे रखा है, मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर और मिलीमीटर। तो मतलब इस मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कैसे करूं, तो मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हाँ भैया होते हैं। और मेरे को पता है कि इसको मीटर ही अगर मैं रहने दूं, 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ भैया, इसको लिख सकता हूँ 10 मिलीमीटर। सेंटीमीटर को जब कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर को, तो मिलीमीटर में आएगा 10। कितने हो गए, 2 जीरो ये हो गए, 1 जीरो ये हो गया। तो भैया 1 मीटर जो हो गया वो हो गया 10⁻³ मिलीमीटर। तो मतलब मैं भैया मीटर की जगह 10⁻³ मिलीमीटर लिख सकता हूँ, मैं बोलूंगा बिल्कुल बेटा लिख सकते हो तुम। मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर बराबर हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। अभी -6 है और ये 3 है, तो -6 + 3 कितना होता है, -3। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर, मतलब 3 जीरो। देखो 1/3 जीरो आ रहा है ना, इसीलिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट लेंथ। अब फिर से वही सवाल आया, अभी हमने मिलीमीटर में सीखा, उसी तरीके से 10⁻⁻⁴ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। कन्वर्ट करिएगा खुद से और ट्राई करिएगा, होगा बिल्कुल आराम से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही नहीं है। डेसिबल, डेसिबल यूज होता है साउंड की इंटेंसिटी नापने के लिए, तो यूनिट ऑफ द साउंड इंटेंसिटी, बिल्कुल ठीक है। हॉर्स पावर, अभी हमने देखा हॉर्स पावर किस लिए इस्तेमाल होता है, तो ये यूनिट ऑफ पावर है। हमने अभी जाना था कि 1 वॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 746 और उल्टा हो गया। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 746 वॉट के। ठीक है, 1 हॉर्स पावर जो होता है 1 HP किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के इक्वल होता है। तो इसमें कुछ कठिन तो है ही नहीं। तो क्या अगला क्या है, नॉटिकल माइल्स। तो नॉटिकल माइल्स में क्या नापा जाता है, तो समुद्र में जो दूरी होती है, यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस। और सेल्सियस भाई हीट की नहीं है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। सेल्सियस जो यूनिट है वो टेम्परेचर की है, ना कि हीट की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। अब हीट की कौन सी यूनिट नहीं है, कैलोरी में नापते हैं हीट को, हाँ नापते हैं भैया। किलो कैलोरी में नापते हैं, बिल्कुल नापते हैं। अच्छा वॉट में किसको नापते हैं, तो वॉट में नापते हैं पावर को। वॉट में किस में नापते हैं, वॉट में पावर को। अच्छा किलो जूल में नापते होंगे भैया, हाँ बिल्कुल नापते हैं। हीट को जो है, हीट को जो है हम इन सब में नापते हैं। तो हीट हमारा जूल में भी नपता है, किलो जूल में भी नपता है, कैलोरी में भी नपता है, और किलो कैलोरी में भी नपती है। अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, इनमें से कौन सी हीट की यूनिट नहीं है। तो सेंटीग्रेड, अरे सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर की है। कैलोरी है, जूल है, अर्ग है, अर्ग भी है, अर्ग भी है, अर्ग भी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या जो भी है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 1 पाई 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम किसके इक्वल होता है। तो यार ये आपको रिलेशन सीधे सीधे याद करने पड़ेंगे भाई, कि 1 पिकोग्राम जो है, 1 पिकोग्राम किसके इक्वल होता है, तो हमारा इक्वल होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के इक्वल होता है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि पार्सल, पार्सल जो है किसकी यूनिट है, पार्सल में हम किसको नापते हैं, तो प्रेशर को नापते हैं। अच्छा पिकोग्राम वाला गलत मत कर दीजिएगा, 10⁻⁻12 उसको रट लेना। पिकोग्राम जो होता है 10⁻⁻12 होता है, माइक्रोग्राम 10⁻�6 होता है, मिलीग्राम 10⁻�3 होता है, वहीं नैनोग्राम की अगर मैं बात करूं तो 10⁻�9 होता है, और फेम्टोग्राम जो होता है वो 10⁻15 होता है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो पास्कल होती है, बिल्कुल। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, हालांकि थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, तो हम उसे लिखते हैं फोर्स। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन कहाँ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो न्यूटन जो है मीटर को डिवाइड करना है, तो बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया, सही चल रहा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है, तो बिल्कुल वही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा भैया न्यूटन क्या होता है, तो न्यूटन होता है फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स को किसमें, तो भैया क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे भैया वो मीटर स्क्वायर चल रहा है। मास को किसमें नापते हैं, तो केजी में, और एक्सेलरेशन को किसमें नापते हैं, तो भैया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पहले से हमारे पास एक मीटर स्क्वायर चल ही रहा है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रेशर की यूनिट। तो केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे भी नहीं है, 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 तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब देखो प्रेशर की ना बहुत सारी यूनिट होती हैं, प्रेशर को हम पास्कल में भी नापते हैं, प्रेशर को हम प्रेशर को जो है हम टॉर में भी नापते हैं, प्रेशर को हम बार में भी नापते हैं, प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी नापते हैं, प्रेशर को हम एमएम ऑफ एच जी में भी नापते हैं, एमएम ऑफ एच जी। तो इस तरीके से बहुत सारी यूनिट होती है प्रेशर की, पास्कल, टॉर, बार, और एपी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको एटीएम लिख लोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम। तो अब इसमें अगर हम देखें ऑप्शंस को, तो भैया बार में नापते हैं, हाँ भैया नापते हैं, पास्कल में नापते हैं, बिल्कुल नापते हैं, टॉर में नापते हैं, बिल्कुल नापते हैं, भैया एटीएम में नापते हैं, बिल्कुल नापते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, सब हमारे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अरे प्रेशर की यूनिट क्या होगी, तो प्रेशर की यूनिट होगी बार। तो भाई रट लो, प्रेशर की यूनिट क्या क्या होती है, एक बार जल्दी से बताओ, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो भैया पास्कल, मनी मन में बोलो, पास्कल, बार, ठीक है, और एटीएम, और एमएम ऑफ एच जी, एमएम ऑफ एच जी। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाती है, पास्कल की यूनिट और टॉर। तो ये यूनिट्स रट लेना भाई, रट लेना मतलब रट लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप ध्यान से देखें, आप बगल में ही मैं लिख के आया था, अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से कुछ यूनिट बन रही है। तो 1 kg पर सेंटीमीटर क्यूब प्रेशर इज इक्विवेलेंट, 1 kg याद रखिएगा, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्रेशर किसके बराबर होता है, 1 बार के इक्वल होता है। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो पहले तो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, देखो इसे सही करता हूं पहले तो, अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इस तरीके से, और उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर अगर आप 1 kg कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो, तो ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसके लिए होता है, ये हमारा होता है 1 बार के इक्वल, इसके इक्वल होता है 1 बार के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, इनमें से किसके पास यूनिट नहीं है। भैया फोर्स के पास तो जोर जोर से पढ़ ली हमने, न्यूटन होती है, प्रेशर के पास पास्कल होती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखो भैया, जो स्ट्रेस है इसके पास यूनिट होती है, हाँ, पर जो स्ट्रेन है ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, तो इसे रट लेना। तो व्हेन द शेप और साइज ऑफ अ मैटर इज चेंज्ड बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, इट इज नोन एज स्ट्रेन। मतलब जैसे जब ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी लेंथ थी, ये उसकी लेंथ थी, हमने क्या करा, हमने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, जब हमने उसकी क्या करा, लेंथ को बढ़ा दिया एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन यूनिट लेस है। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने सुना होगा जो तेल आता है वो किस में आता है, बैरल में आता है। तेल जो है किलोग्राम में पता नहीं क्यों नहीं आता है, इनका दिमाग में क्या चलता है कि आप बैरल ही यूज करते हैं। तो 1 बैरल जो है कितने लीटर के इक्वल होता है, तो ये होता है हमारा 159 लीटर के। तो 1 बैरल को अगर आप लीटर में लिखेंगे तो 158 पॉइंट, ये तो इसे हम क्या बोल देते हैं, 159 बैरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की सबसे छोटी यूनिट इसमें क्या होगी, माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶, नैनो होता है 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, और फर्मी होता है 10⁻⁻15। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा नीचे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, दोनों को मिला दो। ठीक है भैया मिला देते हैं। रिक्टर स्केल जो होता है हमारा,
रिक्टर स्केल इस्तेमाल होता है अर्थक्वेक के संबंध में, ठीक है। बार जो इस्तेमाल होता है वो होता है प्रेशर के संबंध में, ठीक है। बिट जो होता है वो कंप्यूटर का होता है, बिल्कुल ठीक है। और क्यूसेक जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो होता है। तो इसलिए हमारे सारे मैच हमने कर दिए, आप इनको मिला के आंसर खोज सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक, क्यूसेक में क्या मेजर होता है। तो अभी हमने देखा जो वाटर का फ्लो होता है ना पाइप वगैरह के अंदर या नदी के अंदर, जो फ्लो ऑफ वाटर है, द फ्लो ऑफ वाटर इन द ड्रेन, इन द पाइप और इन द कैनाल इज कैलकुलेटेड या फिर इट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। किसमें मेजर करते हैं, क्यूसेक में मेजर करते हैं। इट इज द फ्लो ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनटीयू इज द यूनिट फॉर मेजरिंग, एनटीयू क्या मेजर करने के लिए एक यूनिट लगाई गई है, या फिर एनटीयू सॉरी, एनटीयू किस चीज की यूनिट है, एनटीयू किस क्या आता है एनटीयू में। तो प्रेशर आता है, प्रेशर तो पास्कल वास्कल में आता है। एसिडिटी ना भैया, टेम्परेचर वही केल्विन। तो क्या बचा, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी जो है अगर उसे हम कैलकुलेट करते हैं तो केस में आता है वो एन टी यू, बोले तो नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। तो हम इसे अंडरलाइन भी कर लेते हैं, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट बोलते हैं एनटीयू को। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ सोलार कांस्टेंट। तो सोलार कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो ये भाई ऐसा है कि इस क्वेश्चन को करो या मत करो, ना करने जैसा है, बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। तो 1.4 किलोवाट पर मीटर क्यूब ये सोलार कांस्टेंट की वैल्यू होती है। 1.4 किलोवाट पर मीटर क्यूब। अगर आप यूपी स्पेशल, अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं बिहार स्पेशल, या तो वहां आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है सवाल 1.4 किलोवाट पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये सवाल उसी में रिपीट हुआ है, बीपीएससी में आया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है ना, ओजोन लेयर, उसकी थिकनेस नापने के लिए हमने कौन सी यूनिट बनाई है। तो हमने बनाई है डॉप्सन। तो डॉप्सन यूनिट इस्तेमाल होती है थिकनेस नापने के लिए, कौन सी यूनिट, डॉप्सन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ ओजोन इज in a column of air from the ground to the top of the atmosphere is measured in terms of, किसके टर्म्स में मेजर करते हैं, तो डॉप्सन, डॉप्सन। तो रट लीजिएगा, डॉप्सन डॉप्सन डॉप्सन। अगला कह रहा है डॉप्सन यूनिट जो है किसके काम में आती है, इट इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डॉप्सन। तो बिल्कुल ये ओजोन के कंसंट्रेशन को मेजर करने में काम में आती है। तो पहला चैप्टर पढ़ने में मजा आया, इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। चैप्टर 2 भी ऐसे शुरू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।